हम पढ़ रहे थे विज्ञान का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, उसका दूसरा भाग है 1.2 रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया से परमाणुओं में आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 तथा 4 में अध्ययन करेंगे। वस्तुतः ये आगे की प्रक्रिया है। अब इसमें हम देखेंगे 1.2.1 यानी 1.2 रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का पहला भाग, संयोजन अभिक्रिया। क्रियाकलाप में क्या होता है? एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लें, इसमें धीरे धीरे जल मिलाएं। अब बीकर को स्पर्श करें जैसा चित्र 1.3 में दिखाया गया है। क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ है? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। CaO ये सॉलिड है, बिना बुझा हुआ चूना बाजार में आपने देखा होगा, हमारे घर में पोताई के कार्य में आता है। प्लस H2O यानी कि ये लिक्विड है, ये जल है, पानी है। तो जब बिना बुझे हुए चूने में पानी मिलाते हैं तो क्या होता है? CaOH और ये हाइड्रोजन निकल जाती है, तो ये बुझा हुआ चूना हमें प्राप्त होता है। ये आपका एक्वालाइट यानी कि आप समझ लो पेस्ट के रूप में तैयार होता है। ऊष्मा इसमें बाहर चली जाती है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसे संयोजन प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि दो उत्पाद मिले, एक CaO मिला प्लस H2O मिला, और ये मिलके बनाता क्या है? एक ही उत्पाद बनाता है और ऊष्मा इसमें उत्सर्जित हो जाती है। अब नीचे आते हैं। क्या आप जानते हैं ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों में सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 ही है। CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये एक्वालाइट यानी पेस्ट है। इसमें CO2 एक गैस अगर मिलाई जाती है तो CaCO3 ये सॉलिड कैल्शियम बनता है, प्लस H2O कार्बोनेट ये आपका बाहर चला जाता है। तो ये आपका जो संगमरमर बनता है, ये CO2 यानी गैस से जब अभिक्रिया होती है तो ये संगमरमर का निर्माण होता है। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरणों पर चर्चा करें। कोयले का दहन, ये आप लोग लिख लीजिएगा। इनमें दो हैं, एक कोयले का दहन है, दूसरा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से जल का निर्माण कैसे होता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्रियाकलाप 1.4 में हमने भी ये देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई थी। इसमें अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसमें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये अक्सर आता है प्रश्न पत्र में, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ये चीज़ ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। अब नीचे आते हैं दूसरे में। क्या आप जानते हैं कि ऊष्माक्षेपी श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? हम सभी जानते हैं जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन हम और आप अध्याय 6 में करेंगे। अब आपका ग्लूकोज जैसे है, ये
C6H12O, ये आपका उसमें होता है, पेस्ट में होता है, एक्वालाइट में। और 6O2, ये भी पेस्ट में ही होता है। ये जब टूटता है, ये जब अभिक्रिया करता है आपस में, तो CO2 होता है, उत्पन्न होती है, और 6H2O यानी कि पानी भी उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, पानी उत्पन्न होता है, प्लस में ऊर्जा हमको प्राप्त हो जाती है। तीसरा है साग सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। इसमें देखिए, ये चित्र में जो दिखाया गया है आपको, इस चित्र में दिखाया गया है, गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए। क्वथन नली के खुले सिरे को अपने पड़ोसी या अपनी ओर ना करें। क्वथन नली फेरस सल्फेट का, हाँ, फेरस सल्फेट की क्रिस्टल वाली परख नली को गर्म करने तथा गंध सूंघने की सही विधि क्या होती है? ये आप सीधे सीधे नहीं सूंघ सकते हैं, इतनी तेज़ होती है। ये परख नली को अपने नाक के दाईं ओर या बाईं ओर करके इसे सूंघा जाता है। क्रियाकलाप: 1.5 100 क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। क्वथन नली को बर्नर या स्पिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसा कि चित्र 1.4 में दिखाया गया है। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल को के रंग को देखिए। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तित हुआ? सल्फर के दहन से यानी जलने से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं सूंघ सकते हैं। उसको हल्का सा दूसरी तरफ घुमा के जब वो निकले गंध, तो उसको आप सूंघ सकते हैं। यह अभिक्रिया है। एक बात ध्यान देने वाली है, जितनी भी अभिक्रिया लिखाई इसमें लिखी हुई है अध्याय में, ये सारी की सारी आपको नोट करनी है। और ये आगे चल के इसका हम तरीका बता देंगे, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिक्रमक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करता है। Fe2O3, फिर आपका फेरिक ऑक्साइड हो गया, सल्फर ऑक्साइड हो गया, और फिर सल्फर ऑक्साइड दोबारा से गैस ये दो बार बना देता है। तो ये एक वियोजन अभिक्रिया है, ध्यान दीजिएगा। ये भी आता है वियोजन अभिक्रिया। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है, यानी कि पानी त्याग देता है, और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत ये फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड SO2 और SO3 में विभाजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैसें हैं। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में के एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में भी होता है, ध्यान दीजिएगा। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। सारे वियोजन को आपको याद करना है। ये है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में दिया गया है। लेड नाइट्रेट का तापन तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। जब इसको आप लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, यानी चली जाती है वो। उसमें वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण है। ये एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए, जैसा कि चित्र 1.5 में दिखाया गया है। क्या आपने देखा कोई परिवर्तन हुआ? यदि हुआ है तो उसे नोट कर लीजिए। आप देखेंगे क्या? आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। अब ये अभिक्रियाएं सारी नोट ही करनी है, ये सारी अभिक्रियाएं आपको नोट करनी है। आइए क्रियाकलाप 1.7 तथा 1.8 में दी गई कुछ अन्य अपघटन अभिक्रियाएं करें। क्रियाकलाप आ गया, इसमें क्रियाकलाप आपको करना है। प्रश्न इसमें है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग करके उपयोग सफ़ेदी के लिए होता है, तो पदार्थ X में आप क्या लिख देंगे? सल्फेट लिख देंगे। अब हम चर्चा करेंगे विभाग 1.2.3 की, विस्थापन अभिक्रिया। क्रियाकलाप इसमें होता है, लोहे की 3 कील लीजिए और उन्हें रेगमाल से साफ कर लीजिए। ए तथा बी को चिन्हित की हुई दो परख नलियाँ लीजिए। ए और बी को चिन्हित की हुई 2 परख नलियाँ आपको लेनी है। प्रत्येक परख नली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली बी के
कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबो कर रखिए। चित्र 1.8 ए आपको देखना है। तुलना करने के लिए एक कील को अलग रखिए। 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। परख नली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। ये आप देख रहे हैं, ए परख नली ए है, परख नली बी है। ये ए है, ये बी है। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी कील से कीजिए। अब आगे आते हैं। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला मलिन क्यों पड़ गया? इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित अभिक्रिया हुई। ये Fe यानी आपकी कील जो थी, उसके बाद कॉपर सल्फेट, ये दोनों संयुक्त हुए। इनकी अभिक्रिया से जो उत्पाद उत्पन्न हुआ FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट उत्पन्न हुआ, प्लस Cu, ये कॉपर आपका सॉलिड अलग निकल गया। इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इसको हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण, ये जिंक है आपका और ये लेड है। लेड से और जिंक से क्या होता है, ये भी आपका कॉपर सल्फेट सॉलिड निकल आता है, और ये जिंक वाले से जिंक सल्फेट निकलता है और लेड वाले से लेड क्लोराइड बनता है, ये अलग हो जाता है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं। ये कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। कॉपर का जो भी यौगिक होता है, जैसे इसमें कॉपर सल्फेट था जिंक में, और लेड में था कॉपर क्लोराइड, तो इसमें इसने सल्फेट और क्लोराइड को अपने में मिला लिया और कॉपर को बाहर कर दिया। अब क्रियाकलाप 1.10 में देखते हैं। एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए। एक अन्य परख नली में 3 ml बेरियम क्लोराइड लीजिए। दोनों विलयनों को मिला लीजिए। अब आपने क्या देखा? आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें है सोडियम सल्फेट यानी NaSO4 और बेरियम क्लोराइड, ये अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद उत्पन्न होता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड पेस्ट में होता है और बेरियम सल्फेट सॉलिड में होता है। ऐसा क्यों होता है कि बेरियम और सोडियम सल्फेट जो है की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट का अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अनुत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी उत्पाद निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। ये अभिक्रियाएं जिन अभिक्रिया कारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान केवल होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये सारी बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। क्रियाकलाप 1.2 में यही आपको बताया जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि 1.2 पे ध्यान दीजिए, जिस पे आपने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को मिश्रित किया था। अवक्षेप किस रंग का था? क्या आप अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं? इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या यह भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? और आपका अंतिम में आएगा ये, हाँ बस। अब आते हैं 1.2.5 उपचयन एवं अपचयन। इसमें कॉपर, ये क्रियाकलाप में आपका है चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए। आपने क्या देखा? कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। काला पदार्थ क्यों बना? ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। 2Cu, 2 कॉपर के अणु प्लस O2 ऑक्सीजन। इसका जब हम गर्म करते हैं तो 2CuO बनता है। यदि इस गर्म पदार्थ से CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो ये सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है। अगर इसी के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दी जाए तो ये सतह जो काले रंग की है ये भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। अब CuO प्लस H2 यानी हाइड्रोजन, इसका तापन करेंगे। Cu प्लस H2O यानी H2O आपकी बाहर हो जाएगी और Cu एक कॉपर आपको मिल जाएगा। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं उसका उपचयन हुआ है। तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है।
अब क्रिया 1.2 में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचयित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित तथा दूसरा अभिकारक उपचयित होता है। ये अभिक्रियाओं का उपचयन, अपचयन तथा रिडॉक्स अभिक्रियाएं भी करती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिडॉक्स अभिक्रियाएं अक्सर पूछा जाता है, शुरू से लेके आपका नीट तक का, जेई तक का ये क्वेश्चन आपको आता है कि रिडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अब ये रिडॉक्स अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। अभिक्रिया 1.31 में आपको दिखाया गया है, कार्बन अपचयित होकर CO तथा जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक बनता है। अभिक्रिया 1.32 में HCl Cl2 में अपचयित होता है, MnO2 MnCl2 में अपचयित होता है। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। क्रियाकलाप 1.1 पर ध्यान दीजिए, जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है, तब यह श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस सब क्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन होता है, ये आपको बताना है। अब आते हैं 1.3 में। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है? 1.3.1 संक्षारण। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे के जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग का ध्यान दिया है? आप दीजिएगा, अपने घर में जाइए, देखिए चम्मच या जिस लोटे से जल चढ़ाते हैं या ऐसे ही कुछ तांबे की चीज़ें, लोहे की चीज़ें, जब कोई वस्तु धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। इसे संक्षारण के उदाहरण हैं। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं को बहुत ज़्यादा क्षति हो जाती है। लोहे के संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। अब आते हैं अगला 1.3.2 विकृत गंधिता। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? उपचयित होने पर तेल या वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तैलीय और वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य पदार्थ सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। होती तो है, डोंगे में रोटी रख दोगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो ख़राब नहीं होगी, धीमी गति से ख़राब होगी। चलिए, क्या आप जानते हैं चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से युक्त कर देते हैं। ये जो चिप्स की फूली पैकेट होती है इसमें हाइड्रोजन नहीं भरा होता है, नाइट्रोजन भरा होता है ताकि चिप्स का उपचयन यानी वो नम ना हो पाए। अब प्रश्न है, उसके बाद क्या आपने सीखा है, फिर अध्याय है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में अभ्यास शुरू करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।